नमस्कार प्यारे साथियों। हम हल प्रश्न पत्र देख रहे थे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के। तो आज का जो हम प्रश्न पत्र देखेंगे वो है साथियों फर्स्ट ग्रेड का ही संस्कृत शिक्षा विभाग में आया हुआ, जो 2018 में भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। उसका हम आज ये हल प्रश्न पत्र देखेंगे साथियों। उम्मीद करती हूँ इन 200, 400, 500 जितने भी साथी इन वीडियोज़ को देखते हैं उनको ज़रूर ये पता लगेगा, उनका मूल्यांकन हो पाएगा कि उनकी तैयारी कैसी है, और उनके इतनी भी समझ आएगी कि किस प्रकार से आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है। तो आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर पाओगे कि आपने अब तक जो याद किया है या फिर आपके पास जो सामग्री है उसमें से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्नों की जो है शैली कैसी है पूछने की, हाँ या नहीं का जो विशेष ध्यान रखना होता है, उन सब बातों को आप इन प्रश्नों के माध्यम से समझ पाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थोड़ा बहुत फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा, मैं ये नहीं कहती आप ये वीडियो बैठ कर देखिए। आप काम करते करते ये वीडियो भी सुन सकते हैं। जब कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो ये वीडियो आप सुन सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा पीछे के पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो हैं किताबों से, यानी पहले 2022 से पहले जो भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तकें चलती हैं अभी आरबीएस राजस्थान बोर्ड में, उन पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते थे। उन पुस्तकों के जो पाठ हैं उन पाठों से प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे कि यहाँ नाम भी दे रखा, पीयूष, प्रवाह, सरयू, जितनी भी ये किताबें थी उन किताबों के पाठों में से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन 2022 के बाद वो किताबें हटा दी गई हैं, तो ये पेपर उससे पहले का है। तो इसमें जैसे एक प्रश्न हम देखें, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो ये आप सभी को पता होगा, मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है। इसके अलावा जैसे एक पंक्ति हम ये देखें, वैसे तो ये पाठ में से है लेकिन ये पंक्ति हिंदी साहित्य इतिहास की है, तो हम ये देख लेते हैं। एक प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है घनानंद के बारे में। अब आगे चलकर हम प्रश्न देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ 24 तक प्रश्न जो है वो आलोक पाठ से लिए गए हैं। 25 से हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न इसमें शुरू होते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न है वो है, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी ग्रंथों के नाम दिए गए हैं एक साइड और एक साइड लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास की रचना है। रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना नहीं है, तो ये इसमें विकल्प गलत हो जाएगा। अगला है, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिए हैं, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्वीकार किया है कि मैंने रीतिकाल के कवियों के जो जीवन परिचय लिखे हैं उसके लिए मैंने मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, उससे मैंने सहायता ली थी। तो ये जो है पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है? यानी यहाँ ग्रंथ का नाम पूछ लिया साथियों। पिछले पेपर में हमने देखा था कि ये पूछ रखा था कि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य इतिहास का समय मानने वाले विद्वान कौन थे, तो वहाँ विद्वान का नाम पूछा था। यहाँ इन्होंने ग्रंथ का नाम पूछ लिया, तो ये रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें 600 आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक का ही वर्णन मिलता है उनके ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? यानी जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था, तो वे विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने लगभग 11-12 भागों में बांटा था, लेकिन प्रथम प्रयास किया था उन्होंने काल विभाजन का। अगला है, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी हमें गलत तथ्य छांटना है। तो राहुल मेल में नायिका का नखशिक वर्णन है, बिल्कुल सही है साथियों, ये एक शिलांकित करती है और ये चंपू काव्य भी माना जाता है आदिकाल का, ये लाइन सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी सही है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, ये यहाँ गलत हो जाएगा साथियों। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो आदिकाल की जो 4 रचनाएं हैं उन 4 रचनाओं की विशेषता देखकर यहाँ गलत कथन पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है, हमें मिलान करना है, यानी कौन से रचनाकार की कौन सी रचना है। तो श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है, प्रसिद्ध, आप सभी को याद होगी। परमाल रासो भी आप सभी को याद होगी, जगनिक की
भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी की, और पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। साथियों एक पाहुड़ दोहा रचना है राम सिंह की, और एक दोहा पाहुड़ रचना आती है, इसी का उल्टा नाम है। वो आप कमेंट करके बताना किन किन साथियों को पता है कि वो रचना किस लेखक की है। यानी पाहुड़ दोहा तो राम सिंह की है, वहीं उसका उल्टा है दोहा पाहुड़, किसकी रचना है आप बताना साथियों। आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल कितना तैयार कर रखा है देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, त्रित आदि शैलियों में मिलती है, बिल्कुल सही है। जैन कवियों ने 4 प्रकार की शैलियाँ थी, उनकी रचनाओं लेखन की जो उनकी शैली थी वो 4 प्रकार की थी, ये लाइन सही है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों दोहा, कोश और तरियापद में उपलब्ध है, ये भी सही है। सिद्धों की 2 शैलियाँ थी, दोहा, कोश और तरियापद। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे, तो ये साथियों है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नाथ जो है वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान जो साधना थी उसके पक्षधर नहीं थे, उसके बिल्कुल ही विपरीत थे, उसके बिल्कुल ही विपक्षी थे। यानी नारी को तो नाथ जो है वो भक्ति में उसमें बाधा मानते थे, जबकि सिद्ध जो है वो नारी को आवश्यक मानते थे। तो ये लाइन यहाँ बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है, ये बिल्कुल सही है। जैन रास काव्य है वो अलग है और रासो अलग है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो ये सर है पा या सर है पाद, ये आप सभी को याद होगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। पहला ही प्रश्न यहाँ गलत हो, पहला ही जो ऑप्शन है वो यहाँ गलत हो जाता है साथियों। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों के विचारधारा से यानी उसकी शैली से मिलते जुलते ही लिखे गए हैं, पूर्णतः उसकी छाया से मुक्त नहीं है, ये पंक्तियाँ गलत हो जाएगी। लक्षण मुक्त कविता की ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं, ये बिल्कुल सही है बाकी की लाइनें। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्रेष्ठ चमत्कार के कारण, ये बिल्कुल सही है। सेनापति जो हैं वो अपने प्रकृति चित्रण के कारण ही प्रसिद्ध हुए थे। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रकृति का चित्रण मिलता है। अगला है, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये हम गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि देव तो आचार्य रूप में ही प्रतिष्ठित थे और ये कह रहा है कि विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो ये यहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा। पद्माकर रीति काल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि हैं, ये भी सही है। मतीराम ललित शब्दावली की में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत कथन छांटना है बिहारी जी के विषय में। इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, ये सही है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे पहले अधिक इन्होंने ही दिया, ये भी सही है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, ये भी सही है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना, ये बिल्कुल गलत है साथियों। मिस्र बंधु जो है वो देव को बड़ा कवि मानते थे, बिहारी को नहीं। तो ये जो देव और बिहारी जी पर विवाद भी छिड़ा था साथियों, तो ये पंक्ति यहाँ गलत हो जाएगी। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि नहीं माना, देव को इनसे बड़ा कवि माना था। अगले प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है। तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। भाषा भूषण रचना जो है वो हमारे जो राजस्थान के थे मारवाड़ के, उनके द्वारा लिखित रचना है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना भाषा भूषण किसकी रचना है। ये तीनों रचनाएं बाकी की जो है वो भूषण के द्वारा लिखी गई हैं। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो काव्य निर्णय, रामचंद्रिका, रस रहस्य और ललित ललाम, तो तीनों रचनाएं जो है वो लक्षण ग्रंथ है, जबकि रामचंद्रिका जो है वो केशवदास द्वारा लिखी गई राम भक्ति से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। वही प्रश्न मिलान वाला फिर है। सिद्धांत सार द्विज देव की रचना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन ही पूछा गया है।
इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था। ये बिल्कुल सही है साथियों। हमने 7-8 कवि लेखक पढ़े हैं भारतेंदु काल के, भारतेंदु मंडल के। उनमें से ज़्यादातर की कोई ना कोई पत्रिका निकलती थी, तो वो ज़्यादातर लेखक के साथ साथ संपादक भी थे। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। ये बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में भी और खड़ी बोली में दोनों ही में रचना हो रही थी, तो पूर्णतः त्यागा नहीं था उन्होंने प्राचीन काव्य की शैली को। ये यहाँ गलत हो जाएगा। भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में ये पंक्ति गलत है। इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है। ये सही है साथियों। जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा था, इसमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही का समन्वय मिलता है, यानी अंग्रेजों का विरोध भी करते हैं और अंग्रेजों का गुणगान भी करते हैं। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार हैं। ये भी बिल्कुल सही है। भारतेंदु और हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे। बिल्कुल सही है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्ताव अनुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया। ये भी सही है साथियों। इनके जो साथी लेखक थे उनके द्वारा इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। इनका नाम तो हरिश्चंद्र ही था, लेकिन भारतेंदु की इनको उपाधि दी गई थी 1880 ईस्वी में। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण किया। ये बिल्कुल गलत है साथियों। उन्होंने प्राचीन की उपेक्षा नहीं की, उन्होंने प्राचीन के स्तर पर भी लिखा और जो नया था उस पर भी लिखने की कोशिश की, तो उन्होंने बिल्कुल नए का अंधा अनुकरण नहीं किया था। ये यहाँ सही मतलब असत्य कथन है भारतेंदु जी के बारे में। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की, किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का आनंद नहीं किया। इन्होंने राजभक्ति पर भी लिखा और देशभक्ति पर भी लिखा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। उनकी जो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है? इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। तो साथियों पहला ही जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। और हम में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हम जब परीक्षा हॉल में होते हैं तो वैसे ही हमारे ऊपर दबाव होता है और हम जल्दबाजी में इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ध्यान में नहीं रहता, हमारा द्विवेदी ध्यान में रहता है और हम इसको सही कर देते हैं। जबकि इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, जबकि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया गया। तो उस समय इसीलिए आपको बार बार मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ कि परीक्षा में आपको बिल्कुल भी अड़बड़ाना नहीं है। बिल्कुल शांत भाव से स्थिर रहकर प्रत्येक प्रश्न को 2 बार और ऑप्शनों को भी आपको सभी को 2-2 बार पढ़ना है। ये ऊपर पहले ये निशान लगा लेना है आपको, हाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शनों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है साथियों, तभी आप जो ज़्यादा प्रश्न सही कर पाओगे। नहीं तो फिर वही बात रहेगी आने के बाद कि हमारे आते हुए प्रश्न गलत हो गए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाषा को परिष्कृत करने तथा शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई। ये भी यहाँ सही है, यानी खड़ी बोली का इस काल में द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मक काव्य की रही। ये भी बिल्कुल सही है। इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया। तो ये भी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा? यानी मैथिली शरण गुप्त की विशेषताएं बता रहा है, उससे मेल कौन सा नहीं खा रहा है? खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। ये बात बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शरण में रहकर इन्होंने, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानकर खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण में विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुपद आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं जिन्होंने तीनों रचनाओं में इन्होंने महिलाओं पर विशेष रूप से लिखा है। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। ये बिल्कुल गलत है। भारत भारती कितने खंडों में विभक्त है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये यहाँ गलत है, सही नहीं है। भारत भारती 5 खंडों में विभक्त नहीं है, बाकी तीनों सही हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है, अरियोध की कौन सी कृति उपन्यास है? तो रस, कलश, चोखे, चौपते, पीली प्रवास उनके उपन्यास नहीं है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उनकी उपन्यास है। तो आपको ऐसे विधाएं भी याद होनी चाहिए कि किस कवि की कौन सी विधा निबंध है, कौन सी काव्य है, कौन सी कहानी है, कौन सी उसकी उपन्यास है। तो इसमें अरियोध जी का ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। ये बिल्कुल सही नहीं है साथियों, ये यहाँ गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो हो रामानंद जी ने किया था, कबीर ने नहीं किया था। ये यहाँ गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। कबीर ऐसे जनकवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यवहारिक धरातल प्रदान किया। ये भी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते रहे। ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, सही है। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने धन्यपूर्ण भक्ति के पदों की रचना की थी, भी बिल्कुल सही है। बर्मर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, ये यहाँ गलत हो जाएगा। बर्मर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग नहीं है। बर्मर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ये भी बिल्कुल सही है। जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सही है साथियों। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जायसी द्वारा लिखित पद्मावती। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है, ये भी सही है। पद्मावती के प्रति रतनसेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतनसेन के प्रति नागमती का प्रेम गार्हस्थ्यिक या लौकिक प्रेम है। अगला जो है ऑप्शन है पद्मावत की रचना जायसी ने प्रेनिष्ठित साहित्यिक अवधी भाषा में की थी, ये बिल्कुल यहाँ जो कथन सही नहीं है साथियों। प्रेनिष्ठित साहित्यिक अवधी भाषा में तो की थी, लेकिन प्रेनिष्ठित नहीं थी वो भाषा, यानी पूर्णतः मानक जो अवधी भाषा नहीं थी वो, ये कथन यहाँ सही नहीं है। अगला प्रश्न है आलावार भक्त संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो तमिल प्रदेश या आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है साथियों। तो आलवार भगत थे और एक नयनार भगत थे, इन दोनों की संख्या कितनी कितनी थी, यहाँ इन्होंने 8 मानी है, लेकिन ये कथन यहाँ गलत है, आलवार 8 नहीं थे। तमिल प्रदेश या आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना आलवार और नयनार और नाथ और सिद्ध कवियों की संख्या कितनी कितनी मानी जाती है, आप चारों की बताना एक साथ। तो ये यहाँ सही नहीं है, ये और पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सैगुण उपासक आलवार भक्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर भारत में आई, बिल्कुल सही है। इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण सबके लिए भक्ति को सुलभ बना दिया, ये भी सही है। तमिल की मीरा कहलाने वाली आंडाल भी आलवार भगत थी, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सभी को पता है, सूरदास जी को। कबीर की परिचयी के लेखक कौन है। तो कबीर की परिचयी के लेखक अनंतदास जी हैं। फिर प्रश्न आ गया रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है, कनकावती जान कवि की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है इसमें सैगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सैगुण और निर्गुण दोनों के एक साथ विशेषताएं दी गई हैं। तो सैगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग गुरु महिमा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, ये यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगी साथियों। सैगुण वाले तो मानते हैं गुरु महिमा, तो निर्गुण वाले भी स्वीकार करते हैं, लेकिन नाम स्मरण और तीर्थाटन को जो है वो सैगुण वाले मानते हैं, निर्गुण वाले नहीं मानते हैं। तो साथियों ये यहाँ गलत हो जाएगा, दोनों ही आवश्यक अंग नहीं मानते हैं सारी चीज़ों को। अगला है अवतारवाद सैगुण उपासना का मेरुदंड है, बिल्कुल सही है साथियों। सैगुण उपासना वाले सैगुण धारा वाले जो है अवतारवाद की ही पूजा करते हैं, यानी विभिन्न रूपों में भगवान की जो पूजा करते हैं वो अवतार के रूप में ही करते हैं। निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते, ये बिल्कुल सही है। निर्गुण उपासक किसी अवतार की पूजा नहीं करते। अगला है अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्मा को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार का रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं, यानी फिर भी कहीं ना कहीं निर्गुण भक्त जो है वो किसी न किसी आकार प्रकार का उसका प्रतीक पर का उस पर आरोप करते हैं। तो ये यहाँ सही हो जाएगा, पहला ही कथन गलत है। अगला है यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है। तो ये प्रताप शाही जो रीतिकाल के कवि हैं उनके बारे में ही ये कहा गया है साथियों। अगला प्रश्न है किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं। तो इसमें डी उत्तर सही हो जाएगा। भाव विलास, अष्टयाम और काव्य रसायन तीनों ही रचनाएं देव की हैं। अगला है कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये कवि दूल्हे हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। कवि कुल कंठाभरण वाला, जिस प्रकार से ललित ललाम रचना कई बार पूछी जाती है वैसे ही कवि कुल कंठाभरण रचना भी पूछ ली जाती है, तो इसके दूल्हे हैं। अगला प्रश्न है सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सूफी काव्य की यहाँ हमें विशेषताएं याद होनी चाहिए। सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। तो साथियों ये ही सही नहीं है, यहाँ सर्वप्रथम गुरु की वंदना नहीं होती, उसमें पहले अपने पैगंबर की, परमात्मा की, उनकी होती है, बाद में गुरु की वंदना होती है। सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया। बाकी तीनों के तीनों सही है, पहला ही इसमें गलत हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना मानवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो साथियों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है नाथ साहित्य पर बहुत अधिक इन्होंने लिखा था, नाथ साहित्य के समर्थक थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनकी कथन है ये, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये पंक्ति जो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगले हमारे प्रश्न है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिंदगी और जोक जो है वो अमरकांत की रचना है। फेंस के इधर और उधर ज्ञानरंजन की रचना है। गदल आपको पता ही है, रांगीय रागों की प्रसिद्ध कहानी है। और जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये भी पहले चलती थी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में, ये भी राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, इन रचनाकारों को संबंधित रचनाओं से इसके साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ फिर रचनाओं और रचनाकारों को हमें सुमेलित करना है। तो मृदुला गर्ग की रचना है एक और अजनबी, शंकर शेष की रचना है एक और द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग और रमेश बख्शी की देवयानी का कहना है। ये रचनाएं इनकी हैं, हमें मिलान करना है। साथियों, इसमें हमें अगर 2 रचनाएं भी आ रही होती हैं तो भी लगभग हम मिलान तक पहुंच जाते हैं। कई बार 3 आने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन कई बार हमें 2 आने के बाद ही हम इसके ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ यहाँ मिलान वाले कई प्रश्न आए हुए हैं। साथियों, सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वापसी जो उषा प्रेमवदा की रचना है, एक चूहे की मौत बदी उजमा की रचना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। साथियों, तो 60% हमारे हो गए हैं साथियों, जिसमें से 24% तो किताबों के थे, बाकी के 25 से लेकर हमने 60% कर लिए हैं। अब इसमें तो मिलान वाले और वो प्रश्न आगे ज़्यादा हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। साथियों, अगले जो इसके प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी के बचे हुए अगर एक में होता है तो हम 120 तक प्रश्न जो है एक वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर साथियों ज़्यादा लंबा होगा तो हम 2 वीडियो बना लेंगे। आप सभी ऐसे ही अपना प्रेम देते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।